वैदिक अष्टांग योग परिवार के सभी सदस्यों को नमस्ते। नमस्कार। मैं योगाचार्य अशोक। आपको डॉक्टर प्रतिमा मैम इससे पहले आपको बताए थे प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्वों के महत्व। उसमें से सबसे पहले आपको बताया था आकाश तत्व की आकाश तत्व का हमारे शरीर में क्या महत्व है। आज उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है, यह है वायु तत्व कि वायु कैसे हमारे शरीर में अंदर जाकर वो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं और उनके अनबैलेंस होने से किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रतिमा टंडन मैम से। आकाश तत्व के बाद दूसरा नंबर आता है वायु का। वायु को प्राण वायु कहते हैं। और जब शब्द ही प्राण वायु है तो इसका मतलब है कि जिसकी वजह से आपको जीवन मिलता है। आपका जो आकाश तत्व है अभौतिक है। अगर आपको शरीर को पहचानना है या जानना है तो वायु के माध्यम से ही आप उसको जान सकते हैं, क्योंकि आकाश तत्व को आप देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते उसके बारे में। वायु को आप महसूस कर सकते हैं, आप उसकी स्थिति जान सकते हैं। और इसकी गुण जो है वो ये है कि इसमें एक भार होता है, वायु में भार होता है। आप कभी सिलेंडर तोलते हैं तो आपको पता लगता होगा कि इसके अंदर भार है, तभी आप तोल रहे हैं। इसका गुण है एक तो भार, दूसरा स्पेस लेती है, जगह लेती है, क्योंकि इसका फैलाव भी है। लंग्स के अंदर हमारे 60 स्क्वायर इंच जो लंग्स के अंदर हमेशा हमारी वायु विद्यमान रहती है हर समय। अब आप ये देखिए कि जो ये वायु है इसका जो अगर शरीर में ना हो, अगर हम पानी नहीं पीते तो 2 दिन रह सकते हैं, खाना नहीं खाते तो 2-4 दिन, क्या 6-8 दिन भी रह सकते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हमने 2 मिनट भी अगर सांस ना आए तो हम उसके बाद जी सकते हैं। तो वायु की इम्पोर्टेंस विशेषता यही है कि ये हमारे शरीर में प्राण है, जीवन है। अब इसके जो शरीर में जीवन है उसको हम किस तरह से देखते हैं, इसको हम 5 भाग में बांटते हैं प्राण को। और हम प्राण को 5 भाग में इसलिए पंच प्राण बोलते हैं इसको। पंच प्राण हमारे शरीर की स्थिति अलग अलग जगह में विद्यमान होती है। जैसे शरीर के ऊपर वाले भाग में हम उसे कहते हैं उदान वायु। उदान वायु की स्थिति आपकी कंठ से लेकर सिर तक है, कंठ से सिर तक है। और इस कंठ से सिर तक होने के कारण आप समझ सकते हैं इसका जो कंट्रोल है या नियंत्रण है वो आपके स्नायु तंत्र के ऊपर है। स्नायु तंत्र क्या करता है, पूरे शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी रोग जो आपके इससे रिलेटेड हैं, जैसे आपका नींद ना आना, कफ का होना, ये सब जो इस टाइप के, या मेंटल स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति में उथल पुथल होना, ये सब स्थिति जो है ये आपके उदान वायु से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद जो स्थिति आती है आपकी वो है आपकी प्राण वायु की। दूसरे नंबर पर प्राण वायु वो कैसे, कंठ से लेकर आपके हृदय तक, ये लंग्स और हार्ट दोनों पर नियंत्रण करता है। अब जब जो स्थान आपका लंग्स और हार्ट का कंट्रोल करता है तो इसका मतलब किसका कंट्रोल कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त का पूरा कंट्रोल जो उसके हाथ में है। अब जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे अस्थमा हुआ, आपके लंग्स से जुड़ा हुआ है, आपका रक्त से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी इसी वायु के द्वारा प्रभावित होती हैं और साथ में कंट्रोल भी होती हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि बीमार भी इसी से हो रहे हैं तो आपकी स्थिति ठीक होने के लिए भी इसी वायु को आपको सही करना होगा। इसके बाद स्थिति आती है आपकी तीसरी, समान वायु की। समान वायु कौन सी वायु है, जो कि आपकी संतुलन बनाती है शरीर का। नाम से ही पता लग रहा है समान, ठीक है ना, संतुलन। इसकी स्थिति आपकी नाभि से हृदय तक की है, आप समझिए, नाभि से हृदय तक की है। अब ये क्या करती है, डाइजेशन कंट्रोल करती है आपका। इसके अलावा आपकी जितनी भी टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी ये कंट्रोल करता है। और इससे क्या है, पूरे शरीर में जितने भी आपके जो हड्डियों का, जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, जो आपका बोन्स का पार्ट है, वो सारा का सारा इसी भाग से जुड़ा हुआ है और इसी से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है आपका व्यान वायु जो है वो पूरे शरीर में घूमती है ऊपर से नीचे तक, उसकी कोई स्थिति कहीं पे रुकी हुई नहीं है। वैसे जनरली हम कहते हैं इसके नाभि के नीचे आती है, लेकिन ये स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है, लेकिन ये पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक फैली हुई है और ये पूरे शरीर का भ्रमण करती है। इससे रिलेटेड सभी प्रकार की जो आपके, जैसे आप कहेंगे कि चर्बी हुई, आपकी मांसपेशियाँ हुई, सब इसी से जुड़ी हुई हैं। तो जितने भी आप देखेंगे, जितने भी जोड़ आपके दर्द, जितनी भी शरीर में दर्द होती है, जितनी भी पीड़ा होती है, वो सब जैसे आपकी इसी व्यान वायु से जुड़ी हुई है। आप जब भी किसी दर्द की बात करें, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द होती है, कोई पीड़ा होती है, वो अक्सर इसी वायु के उथल पुथल या उसके विचलित होने से होती है। इसके बाद आती है आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपान वायु।
ये अपान वायु मूलाधार या सबसे नीचे वाले हिस्से से जुड़ी हुई है आपके शरीर के। और ये एक्सक्रेटरी सिस्टम, मल मूत्र, वीर्य, रज, जो आपके पैदा होने के लिए आपके जरूरी रस हैं उनसे भी जुड़ी हुई है। तो इसका काम है रस का एक बनाना और साथ ही साथ एक्सक्रेटरी मतलब विजातीय तत्वों को बाहर निकालना। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। और हमारे इस अपान वायु की वजह से बहुत सारे आप देखते हैं रोग हो जाते हैं। जैसे अगर गंदगी ना निकले तो आप देखिए कॉन्स्टिपेशन, आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो इसी के कारण हो जाती है। और बल्कि आपका जो रक्त है वो भी अशुद्ध हो जाता है इसकी वजह से। तो आप ये समझिए कि पंच प्राण जो आपके हैं वो पूरे शरीर को आपको कंट्रोल करके रखते हैं और पूरे शरीर का जो उसका जो नियंत्रण है वो आपके 5 वायु के द्वारा ही संभव है। मैम मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको, और मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा और क्लियर करवाना चाहूँ आपसे। तो क्या हम लोग जो श्वास जो बाहर ऑक्सीजन होता है वो अंदर जाके क्या ये अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है? हाँ जी, ये अलग अलग भागों में विभक्त होता है। ये ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में कैसे काम करती है उसका बहुत बड़ा रोल क्या है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, जब आपकी वायु आपके ऑक्सीजन जब आपके लंग्स में जाती है तो जो आपका अशुद्ध रक्त है, जो नीली आपकी नसें हैं, जो नाड़ियाँ हैं, उसको शुद्ध करके ये उनको शुद्ध रक्त बनाता है। तो इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं और ये पूरे शरीर में उसको घुमाता है। आप ये समझिए कि आपका जो शुद्धिकरण है, जो रक्त का शुद्धिकरण का काम है, वो केवल ऑक्सीजन या वायु ही करती है। तो आप देखिए इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। और ये अलग अलग भाग में अलग अलग रूप में आपको नजर आएगी। ये आपको रक्त में भी मिलती है, ये आपको हड्डियों में भी मिलती है, ये आपकी चर्बी से भी जुड़ी हुई है, मांसपेशियों से भी। और मैं तो ये कहती हूँ, जब हम बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम 2 नाक के छिद्र से सांस लेते हैं, नहीं, हम पूरे शरीर से सांस लेते हैं। क्योंकि हमारे जो रोमकूप बने हैं ना, तो इसलिए पूरे शरीर में जो हमारी सांस की प्रक्रिया है श्वास की, वो केवल 2 नाक के छिद्र से नहीं, पूरे शरीर से होती है। तो इसीलिए आयुर्वेद वाले बोलते हैं, और उसका एक सिद्धांत है कि गैस से ही सबसे ज्यादा रोग होते हैं, जो 80 प्रकार के रोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 80 प्रकार के रोग जो आयुर्वेद बताते हैं वो इसी वजह से बताते हैं क्योंकि वायु का डोमिनेशन बहुत तगड़ा है। मतलब उसका जो आपके शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव है। इसमें एक और चीज़ है, जैसे जल है और आपकी पृथ्वी तत्व है, इससे 7 गुना ज़्यादा आपकी वायु है शरीर के अंदर। मतलब जितना जल है और जितनी आपकी पृथ्वी तत्व है, मतलब भोजन, उसके 7 गुना ज़्यादा आपके शरीर में वायु की स्थिति है। वायु 7 गुना है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा भाग हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। तो शरीर का जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित भाग है, जो कहना चाहिए, इसलिए इसका नंबर भी सेकंड है। आप देखिए आकाश तत्व आत्मा से जुड़ा हुआ है और वायु प्राण से जुड़ी हुई है। तो जीवन आपका प्राण से ही बना हुआ है। आप ये देखिए, जब आप रोग की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, तो आपके वायुमंडल में ही हम जीवित हैं। अगर जैसे जैसे वायु कम होती जाती है आपका जीवन भी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं पहाड़ में बहुत ऊपर जाती हूँ तो मुझे अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो मैं उसमें क्या महसूस करती हूँ, असमर्थ लगता है, मैं जी नहीं सकती हूँ, मेरा दम घुटने लगता है। सांस अगर 1 सेकंड भी बाहर निकल जाए तो आपका जीवन खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि पेट फूलने से भी आपका जीवन खत्म हो जाता है। तो सांस की वायु की अधिकता, वायु की कमी, दोनों ही आपके कष्ट हो सकते। और दूसरी बात यह कि जब वायु की बात करते हैं तो अगर हम साइंस के हिसाब से आज बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा भाग जो है वो नाइट्रोजन का है, और उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बाकी इसमें एक भाग जल का भी है, जल के भाप का, मतलब वेपर। तो जल में जो भाप बनती है उसका भी इसमें एक भाग है। तो आपको कुल मिला के अगर हम वायुमंडल बनाते हैं तो बहुत सारी गैसों से मिलकर ये वायुमंडल बना हुआ है। और इसमें जैसे ओजोन लेयर है, आप देखिए ओजोन लेयर भी जो है सूर्य से जब निकलती है उसका भी भाग इसके अंदर जुड़ा हुआ है, जिससे कि शरीर में उसका भी बहुत बड़ा रोल है, उससे भी शरीर बहुत प्रभावित होता है। अब हम ये कहते हैं कि जब हम रोगों की बात करते हैं, जिसमें अस्थमा भी आपका है, हार्ट से रिलेटेड भी है, बोन से रिलेटेड भी, तो आप ये देखिए बहुत सारे रोग आपके वायु विकार से जुड़े हुए हैं। इसके लिए जब हम उपचार की बात करते हैं तो उपचार का भाग जो है उसमें हम ड्राई फ्रिक्शन, जो नेचुरोपैथी के हिसाब से ड्राई फ्रिक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है। ड्राई फ्रिक्शन में एक सूखी मसाज होती है सूखी कपड़े से, जिससे कि पोर खुल जाता है। हमने बोला ना कि सांस तो हम स्किन से भी लेते हैं, पूरे पोर से, तो उसको हम ड्राई फ्रिक्शन के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है मसाज। तीसरा पार्ट है इसमें लेप, जो हम लेप लगाते हैं ना, जैसे आपका हल्दी का लेप हो गया, मक्की के आटे का लेप हो गया, वो आपको फायदा करता है। और इसके अलावा आप जो योग के अंदर बात करते हैं तो वो प्राणायाम, इसके ना एक तरीका होता है। अब हम कहें जी सांस लेने का, श्वास लेने का भी तरीका, हाँ बिल्कुल, हर इसका एक बहुत बड़ा तरीका है कि श्वास लेना कैसे चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका पूरा एक ऐसा एक प्रयोजन किया कि एक प्राणायाम की पूरी पुस्तक बना दी, जिसमें लिखा एक विधि, कैसे आपको सांस लेना है,
कितनी देर रोकना है, कैसे छोड़ना है, इसीलिए उसको प्राणायाम बोलते हैं। आयाम का मतलब ही कैसे हम एक सांस को खींच कर उसकी लंबाई का मतलब टाइमिंग ऑफ द ब्रेथ, कि हमने एक सांस को कितनी देर तक लेना है और कितनी देर तक छोड़ना है। इट्स ए लेंथ ऑफ ब्रेथ। अक्सर लोग कहते हैं आप सांसों की गिनती की बात नहीं कर रही, मैं उसकी लंबाई की बात कर रही हूँ। आयाम का मतलब है लंबाई, कि हम कितनी देर तक उसको लेते हैं, कितनी देर तक उसको निकालने में लगाते हैं। तो टेक ए टाइम ऑफ इनहेल एंड टेक ए टाइम टू एक्सेल एंड हाउ मच टाइम टू टेक टू होल्ड, उसको कितनी देर आप कुंभक या उसको रोक के रखते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा एक पार्ट है जिसको हम बोलते भी हैं, उसका एक रेशो है 1:4:2। अब ये तो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है, उसका तरीका बताएंगे। इसके जो प्राणायाम सीखना और करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ हम ये प्राणायाम के द्वारा ही शरीर को धो लेते हैं। कैसे? नीचे से कपालभाति करें तो पेट का हिस्सा क्लियर, बीच में से भस्त्रिका करें तो बीच का भाग साफ, ऊपर से भामरी करें तो ऊपर वाला भाग क्लियर। तो आप बताइए प्राणायाम के द्वारा अगर मैं वायु के द्वारा ये कहूँगी मैं अपने शरीर को पूरा धो लेती हूँ तो ये गलत नहीं होगा, ये बहुत ही खूबसूरत होगा। और इसको करने में जो आनंद है उसका कोई बराबरी नहीं। शरीर पानी से भी धुलता है, शरीर वायु से भी धुलता है। तो इसका बस आपको ज्ञान होना चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए, जिसको करने के तरीके हम आपको बताएंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लास्ट एंड लिस्ट, दैट इज़ हवन चिकित्सा। ये हवन चिकित्सा के बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगी। ये वायु द्वारा ही चिकित्सा है, वायु के द्वारा। जैसे मैं थोड़ा सा घी खाती हूँ, लेकिन अगर मैं अकेली खा रही हूँ, अगर मैं उस घी को जलाती हूँ तो इस जो वातावरण में वायु के अंदर जब उसके कण मिल जाते हैं तो पता नहीं कितने लोगों को उसका लाभ मिलता है। आप सोच रहे, मैं छोटा सा भाग इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको एकदम से महसूस कर पाएंगे। आपको सुगंध से आपको एकदम से नाक में कैसे आता है, ऐसे आप एकदम से करते हैं। अगर आपको नाक बंद है और आप विक्स लगाते हैं तो उस सुगंध से ही आपको बेटर होता है, आप स्मेल करते हैं, वो वायु के द्वारा जाती है। तो हवन एक वायु चिकित्सा का एक बहुत बड़ा पार्ट है और जिसको सबको करना चाहिए और सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपको मैं वायु चिकित्सा के विषय में बताया कि वायु के शरीर में जाकर कैसे इसको अलग अलग भागों में हो जाता है, इससे कैसे रोग उत्पन्न होते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको वात के विषय में बताया था, जिससे 80 प्रकार के रोग होते हैं। आप उसको वीडियो को जाकर जरूर देखें। उसमें कौन सा आसन से आप वायु को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं, इसमें आपको घरेलू उपचार भी बताए होते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आपको हेल्थ संबंधित पूरी प्रामाणिकता के साथ आपको इस चैनल से आपको जानकारी मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।